डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केमिस्ट्री की इस महत्वपूर्ण क्लास में। और यूट्यूब पर मेरे चैनल का नाम है मिनट बाय केमिस्ट्री बाय मोहसिन खान। आज हम नई चीजों के साथ और नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन को भी बहुत प्रभावित करता है। हमारे आसपास की चीजें, चाहे हमारी किचन हो या रोजमर्रा की जिंदगी हो, कहीं भी हम जाते हैं हम उनसे भली भांति प्रभावित होते हैं। जैसे आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आज हम इन तीनों के ऊपर चर्चा करेंगे और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर्स में आपने चैप्टर 1 को देखा, जाना और उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम जानते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, फिर हम जानेंगे क्षारक क्या होते हैं और फिर लवण के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल, जिसको हम इंग्लिश में एसिड कहते हैं, एसिड क्या है आप कैसे पहचानोगे? तो एसिड को पहचानने के एसिड के कुछ गुण होते हैं। एसिड नंबर 1, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2, एसिड यानी कि अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन यानी प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन रिलीज करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन स्रावित करते हैं जलीय विलयन में। ऐसे पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल क्षारक के गुणों को देखने के समझने के लिए रसायन शास्त्र प्रयोगशाला में आप लिटमस पेपर की सहायता से आप देखेंगे कि जब आप नीले लिटमस पेपर पर अम्ल की बूंदें डालते हैं तो वो लाल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पर पीएच मान में परिवर्तन होता है। पीएच मान, क्योंकि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो पीएच मान में चेंज होने की वजह से वहां पर क्या है, रंग में परिवर्तन होता है। यानी कि यहाँ से एक बात और पता चलती है, अम्ल और क्षारक एक दूसरे के गुणों को प्रभावित भी करते हैं और नष्ट भी करते हैं। जैसा हमने पिछले चैप्टर में देखा, उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी क्या हो रहा था, वहां पर आपने देखा कि अम्ल और क्षारक, जब परबल अम्ल और परबल क्षारक की कोई अभिक्रिया हो रही थी तो वो एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर रहे थे। उसमें क्या हो रहा था, एक सोल्ट बन रहा था लवण और एक जल बन रहा था और पीएच मान आपका 7 बन जा रहा था। पीएच मान 7 होने के कारण क्या हो रहा था, इसीलिए वो अभिक्रिया आपकी क्या हो रही थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे उसको हम इंग्लिश में, हिंदी में उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक एक दूसरे के गुणों को नष्ट करते हुए पीएच मान 7 कर देते हैं, यानी वहां पे जल बनता है और एक लवण बनता है जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया, तो उसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आज हम लिटमस पेपर की लिटमस पेपर की बात कर रहे थे वे कि नीले लिटमस पेपर को लाल। ये लिटमस होता क्या है, लिटमस के बारे में भी जान लेते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। सूचक उन्हें कहते हैं जो कि हमें बताते हैं अम्ल और क्षारीय माध्यम में अपने रंग में परिवर्तन होने के कारण उससे हमें पता चलती हैं चीजें कि अगर नीला लिटमस पेपर लाल हो जा रहा है तो वो अम्ल है, अगर लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा तो आप कहेंगे उसको क्षारक है, यानी कि बेस है। तो ये भी जान लेते हैं कि लिटमस बनता कैसे है, लिटमस कैसे आया है वजूद में। लिटमस है क्या बेसिकली, थैलोफाइटा किंगडम में, बॉटनी में थैलोफाइटा डिवीजन में प्लांट्स की आप पढ़ेंगे। थैलोफाइटा में जैसे जिसमें जड़, तना और स्टेम नहीं होते, उसको हम उस क्लास को हम थैलोफाइटा कहते हैं। उसमें एलगी भी आते हैं आपके सवाल, तो उसमें गहराई में ना जाता हो क्योंकि अभी हमारी केमिस्ट्री की क्लास है। तो वहां पे थैलोफाइट लाइकेन्स होते हैं, लाइकेन से ही आपका ये लिटमस बनता है। और लिटमस एक सूचक है जो कि प्राकृतिक सूचक। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं कि और भी सूचक मौजूद हैं, काफी सूचक हैं। सूचक सिंथेटिक भी होते हैं, यानी कि मानव निर्मित भी सूचक होते हैं। जैसे आपका मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलीन, ये क्या है, अप्राकृतिक
लैब में या फैक्ट्री में बनाया गया है, इंडस्ट्री में, तो यानी मानव निर्मित को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर, यानी अप्राकृतिक सूचक या मानव निर्मित सूचक या कृत्रिम सूचक। और प्राकृतिक सूचक हो गया आपका जैसे लिटमस हो गया, और भी हैं जैसे आपका हल्दी हो गई, लौंग का तेल हो गया, और आपका वो गंध सूचक का काम करता है। लौंग का तेल जैसे है कि वो गंध सूचक का काम करता है। कैसे गंध सूचक? यानी कि जब आप उस लौंग के तेल को किसी अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में आप मिलाएंगे तो वहां पे आप गंध से पता करेंगे, गंध में परिवर्तन होगा, उससे पता चले। ये तो थी कहानी प्राकृतिक सूचकों की। जैसे आपने लौंग के तेल की बात की हमने, और प्याज भी जो होती है उसके अंदर जैसे एलिसिन पाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एलिसिन नाम का एक रासायनिक पदार्थ होता है जो प्याज के अंदर पाया जाता है। प्याज एलियन सिपा उसका एक वैज्ञानिक नाम है। तो और हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक का काम करती है। कृत्रिम सूचक में हमने फिनोक्सिलिन जाना और मिथाइल ऑरेंज जाना, इसके अलावा और भी काफी हैं। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे चीजों को। अभी हम बात कर रहे थे जैसे पीएच की बात कर रहे थे। ये पीएच क्या है कि जैसे अम्ल की पीएच 7 से कम होती है और क्षारक की पीएच 7 से अधिक होती है। पीएच कहाँ से निकला है? ये जो पीएच शब्द है ये बेसिकली क्या है, एक जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मनी यानी जर्मनी देश में जो जर्मन भाषा बोली जाती है, जर्मनी भाषा से निकला एक शब्द है पी से, जिसको हम कुशांश कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं पोटेंस। पोटेंस मीन्स होता है यानी पोटेंशियल यानी शक्ति, और एच का मतलब है हाइड्रोजन, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयन की पावर, उसको ही हम पीएच कहते हैं। पीएच जो है, पीएच का मान 0 से लेकर 14 तक चलता है, यानी कि इसी को हम पीएच स्केल कहते हैं। 0 से 14 जो रेंज है इसी को हम पीएच रेंज कहते हैं। सोरेनसन डेनमार्क के रहने वाले थे, डेनिश बायोकेमिस्ट, उन्होंने हमें पीएच स्केल दिया, जिससे हम आज काफी चीजों को उजागर कर पाते हैं, अच्छे से देख पाते हैं, समझ पाते हैं अपनी रसायन प्रयोगशाला में या रोजमर्रा की जिंदगी में। तो पीएच स्केल में भी, पीएच स्केल के ऊपर भी हम विस्तार चर्चा करेंगे। तो ये बेसिकली एक हल्का सा इंट्रोडक्शन था जो हम इस चैप्टर में चीजों के ऊपर बात करेंगे। फिर आगे चल के हम ये भी जानेंगे जब धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो क्या बनता है। बड़ी ही मजेदार अभिक्रिया होती है जब धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती हैं। तो वहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब हाइड्रोजन गैस निकलती है, जब आप उसको जलाएंगे, उसके सामने बर्नर ले जाकर जैसे आप, तो आप वहां पाएंगे हाइड्रोजन गैस निकलने की वजह से वहां फट फट की आवाज आती है। जब आप वहां उष्मा देते हैं, जब आप एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाते हैं और फिर वहां पर आप देखते हैं चीजों को, एक हम परखने ले लेते हैं और एक तरफ हम एक बीकर ले लेते हैं, तो एक असेंबली बनाते हैं, स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड वगैरह, स्टैंड ब्यूरेट स्टैंड से फिक्स करके, और फिर पूरे सेटअप को कोशिश करूंगा मैं अगली क्लासों में आपको दिखाने की। तो इस तरह से है, हाइड्रोजन गैस निकलने की वजह से वहां फट फट की आवाज आती है जब आप निकलती है जब हाइड्रोजन, तो उसका पता चलता है हमें। वहां पे बर्नर से हमें उसको जलाना पड़ता है हमें, और फिर आप जब जलाते हैं तो उसकी हाइड्रोजन की वजह से फट फट की आवाज निकल कर आती है वहां। इस तरह के रहस्य फिर दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, यानी हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में जैसे हमारे दांत की जो बाहरी परत है हमारे टीथ की, जिसको इनेमल बोलते हैं, अगर वहाँ पे पीएच मान कुछ पर्टिकुलर मान से कम हो जाए तो क्या हो जाता है, इस तरह की बातें। फिर पानी, मिट्टी की पीएच कैसे चेक की जाती है, यानी कि फसलों की अच्छे उत्पादन के लिए पीएच, एक उचित पीएच का होना जरूरी है। और जब आप देखते हैं जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसकी पीएच मान 7 से कम हो जाती है, क्योंकि इसमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है। इसी तरह की चीजें हम पढ़ेंगे, जानेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल, तो अम्ल को पहले परिभाषित कर लेते हैं। अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुलने पर H+ आयन यानी प्रोटॉन आयन देता है, जिसको हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। उसी अम्ल
अम्ल के उदाहरण काफी हैं आपके पास। तो चलिए हम देखते हैं अम्ल जिसे हम इंग्लिश में एसिड कहते हैं, क्षारक को बेस कहते हैं, लवण को सॉल्ट कहते हैं इंग्लिश में। अम्ल की परिभाषा ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में प्रोटॉन आयन यानी हाइड्रोजन आयन लेते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। जलीय विलयन में यानी जल में घुलकर प्रोटॉन H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अम्ल भी, जैसे परबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। परबल अम्ल उन्हें कहते हैं जो जलीय विलयन में जब घुलेंगे जितनी आसानी से अपना प्रोटॉन छोड़ देंगे उसको हम परबल अम्ल कहेंगे, यानी प्रोटॉन को रिलीज कर देंगे, त्याग देंगे जितनी आसानी से, उतना ही परबल अम्ल कहलाएगा। जैसे आप उदाहरण के तौर पर HCl ले लेते हैं हम। HCl एक परबल अम्ल का उदाहरण है। HCl को जब पानी में HCl मिलाया जाता है तो क्या होता है, वहां पर हाइड्रोनियम आयन बन जाते हैं और क्लोराइड आयन, ये होता है। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन बन रहा है इसी की ही माप को हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। यानी इसकी सांद्रता क्या है, H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता क्या है, उसी की ही मेजरमेंट, उसी की माप को ही हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। और पीएच का सूत्र ये होता है, देखिए पीएच बराबर माइनस log H आयन कंसंट्रेशन। ये हो गई H की सांद्रता, जिसका सांद्रता का मात्रक होता है मोल पर लीटर। H+ की जगह आप हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। और ये हो गया आपका क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अभी मैंने आपको बताया था P से पोटेंशियल, H से हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को ही पीएच कहते हैं, जिसका जो मान है 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। तो पीएच बराबर आप इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी पीएच किसका मेजरमेंट है, लॉग आयन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, यानी हाइड्रोनियम आयन की जो निगेटिव माइनस में लोगरिथमिक जो नकारात्मक हाइड्रोनियम आयन सांद्रता की माप को हम पीएच कहेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आप माइनस लोगरिथमिक हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को ही हम पीएच कहते हैं। तो सर सोरेनसन ने, जो कि डेनमार्क के रहने वाले थे, डेनिश बायोकेमिस्ट, उन्होंने हमें बताया पीएच स्केल के बारे में। उन्होंने क्या बताया कि 0 से लेकर 14 के बीच में पीएच का मान होता है। और फिर हमें पता चला कि जिनकी पीएच मान 7 से कम होती है उनको हम अम्ल कहते हैं, जिनकी पीएच मान 7 से अधिक होती है उनको क्षारक कहते हैं, और जिनका पीएच मान 7 होता है उसको हम उदासीन कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, जैसे आपका पानी। उदासीन चीजें और भी हैं, हम आगे जब बढ़ेंगे तो और विस्तार चर्चा करेंगे। यहाँ से आपने जाना परबल अम्ल। परबल अम्ल हमने HCl को इसलिए कहा क्योंकि जब HCl को आप, जब जल में HCl मिलाया जाता है तो क्या होता है कि ये
यहाँ से प्रोटॉन बहुत आसानी से निकल जाता है, यानी H प्लस को ये छोड़ देता है, बहुत तेजी के साथ छोड़ता है। तो उससे क्या होता है, आपका पीएच मान घटता है बहुत तेजी से, और जितना तेजी से ये अपना प्रोटॉन आसानी के साथ छोड़ देगा H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन, उतना ही परबल अम्ल कहलाता है। तो परबल अम्ल के और भी उदाहरण है, एक उदाहरण हमने यहाँ जाना, दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं हम। जैसे आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी हम इसको कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स भी हम इसको कहते हैं, अम्लों का राजा। H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, यानी सबसे प्रबल अम्ल जो होता है सांद्र H2SO4 होता है। यहाँ पर आप देखेंगे जब जल में हम H2SO4 को मिलाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर भी यही बनेगा आपका। यहाँ भी क्या होगा, ये अपने प्रोटॉन को त्याग देगा, सल्फ्यूरिक अम्ल अपने प्रोटॉन जब छोड़ देगा, जितनी आसानी से छोड़ देता है अम्ल अपना प्रोटॉन त्याग देता है, यानी हाइड्रोजन आयन, उतना ही परबल अम्ल कहलाता है वो। तो H2SO4 भी क्या है, परबल अम्ल का उदाहरण है। परबल अम्ल का उदाहरण सबसे पहले हमने देखा HCl और H2SO4, बहुत उदाहरण है हमारे पास। तो ये सभी क्या है, परबल अम्ल के उदाहरण है। HNO3 हो गया आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये तो हो गया आपके परबल अम्ल के उदाहरण। चलिए अब हम देखेंगे परबल क्षारक किसे कहते हैं। परबल क्षारक की बात करते हैं अब, बिल्कुल इसका एकदम विपरीत, बहुत आसान। जब हम विपरीत की बात करेंगे इसके, देखिए आप यहाँ परबल क्षारक, परबल क्षारक से आप क्या समझते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। परबल क्षारक वो होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, जैसे आपका NaOH। NaOH क्या करेगा, पानी में जब आप इसको ये करता है Na प्लस और OH माइनस आयन बना देता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन बना देता है। ये हाइड्रोक्साइड आयन जितनी आसानी से छोड़ देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं सरल भाषा में, ये भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत अहम भूमिका अदा करता है। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वही है जो आपकी साबुन है, जिसको आप रोजाना लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए आप कैसे हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है। रसायन विज्ञान आपके जीवन में हर जगह समाया हुआ है। तो उन्हीं चीजों को आज हम यहाँ उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कास्टिक सोडा आप ये आसानी से मिल जाता है, आपकी लैब में हर जगह मिल जाता है, आपको आपके घर में हर वक्त मौजूद है, साबुन के रूप में भी। तो कास्टिक सोडा क्या है, परबल क्षारक है। परबल क्षारक इसलिए है क्योंकि जब आप इसको जल में मिलाएंगे तो ये आसानी से अपना OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन त्याग देता है, इसलिए हम इसको परबल क्षारक कहते हैं। इट्स सो सिंपल। चलिए एक और ले लेते हैं उदाहरण। दूसरा उदाहरण है हमारा KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या करता है, जब आप इसको जल में मिलाएंगे आसानी से अपना हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज कर देता है, हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस। और जब आप क्षारक की बात करेंगे तो क्षारक को आप कैसे पहचानते हैं, क्षारक के पीछे जनरली क्या होता है, OH लगा रहता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ हमारे पास ऐसे भी पदार्थ है जैसे Na2O, K2O, ये भी तो क्षारीय हैं, ये भी क्षारीय हैं, यानी धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इसके बारे में आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये भी आपके क्या है, क्षार हैं, इन्हें भी हम क्षार कहेंगे। जनरली आप कैसे पहचानते हैं क्षारक को, उनके पीछे OH लगा रहता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं बात करूंगा दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक की। चलिए इसका विपरीत हो जाएगा दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक। पहले हम दुर्बल क्षारक की ले लेते हैं। देखिए दुर्बल क्यों कहा हमने, दुर्बल का मतलब क्या है, यानी कमजोर। आप देखें समाज में
नहीं रहना, हमें मजबूत बनना है। कमजोर व्यक्ति को लोग दबाने की कोशिश करते हैं, तो हमें मजबूत कैसे बनना है? परबल ज्ञान के साथ। जिसके पास ज्ञान होता है लोग उसको सलाम करते हैं। देखिए आप यहाँ दुर्बल क्षारक यानी वीक बेस। वीक बेस हो गया आपका जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वही है जब दीपावली का त्योहार आता है और आप बाजार में जाते हैं मम्मी पापा के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ, तो आप बाजार से क्या लेके आते हैं? कली चूना। वो कली चूना आपका है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइन बोलते हैं। क्विकलाइन उसका नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइन। जब आप इसको जल में मिला देंगे, क्विकलाइन, क्विकलाइन को जब इसमें आप जल मिलाएंगे तो आपका ये बन जाएगा, ये इसको बोलेंगे बिना बुझावा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, और ये बन जाएगा आपका बुझावा चूना। ये बुझावा चूना जो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका दूसरा नाम है स्लेट लाइम, और ये आपका दुर्बल क्षारक है। क्यों है दुर्बल क्षारक? क्योंकि जब आप इसको पानी में घोलेंगे ये आसानी से अपना हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन को आसानी से रिलीज यानी त्याग नहीं देता है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक के उदाहरण और भी हमारे, जैसे आप देखते हैं, चलिए एक और मजेदार बात करते हैं हम। जब आप अधिक भोजन खा लेते हैं तो अधिक भोजन खाने की वजह से कुछ अपचित रह जाता है हमारे पाचन तंत्र में। उससे क्या होता है? एसिडिटी बन जाती है हमारे आमाशय में, तेजाब बन जाता है यानी कि अम्लीयता आ जाती है। ऐसा उसको दूर करने के लिए क्या कोई सा रासायनिक पदार्थ मौजूद? बिल्कुल है, जिसको हम MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जो कि आपका एक एंटी एसिड का काम करता है, एंटी एसिड के रूप में काम करता है, यानी एसिडिटी को कम करता है। उसको बोलते हैं हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एंटी एसिड का काम करता है, एसिड के खिलाफ। यानी ये क्या करेगा? जो pH मान कम हो गया है उसको बढ़ा देगा, यानी कि क्षारीयता प्रदान करता है, यानी pH मान को बढ़ा देगा। क्योंकि अम्लीयता होने के कारण pH मान 7 से कम हो जाएगा, तो उसको उसके विपरीत काम करता है, यानी उसको वहां पे क्षारीयता लेके आता है, क्षारीय माध्यम प्रदान करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंटीएसिड के रूप में काम करता है, और आप केमिस्ट शॉप पे जाते हैं तो उसकी टैबलेट आती है, उसको खा लेते हैं तो आप फिर अच्छा महसूस करते हैं, एसिडिटी हमारी दूर हो जाती है। अभी कुछ मजेदार चीजों के बारे में बात करते हैं। मजेदार क्या? जैसे आप नींबू का जूस पीते हैं, उसमें क्या है, क्यों टेस्ट आता है आपको? फिर जब चींटी काट लेती है तो उसके डंक में क्या होता है कि जब वो काट लेती है तो वहां से सूख जाता है। और ऐसे क्या रहस्य हैं, क्या राज छुपे हुए हैं अंदर? चलिए हम जानेंगे भी टमाटर का रंग लाल ही क्यों होता है। चलिए वैसे तो ये बड़ी क्लास का विषय है। टमाटर का रंग लाल होता है इसीलिए एक लाल रंग का, यानी कि इसमें एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसको हम कहते हैं लाइकोपीन। इस लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अब बात आती है जब आप टमाटर खाते हैं सलाद के रूप में, टमाटर में आपको जो टेस्ट आता है, टेस्ट क्यों आ रहा है आपको? वहां पे एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है जिसको कहते हैं ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल ऑक्सैलिक अम्ल। ऐसे ही जब आप अमरूद खाते हैं, अमरूद के अंदर भी आपको स्वाद आता है, वो भी ऑक्सैलिक अम्ल के कारण आता है। अमरूद के अंदर भी ऑक्सैलिक अम्ल ही पाया जाता है। अमरूद यानी गवावा, दोनों के अंदर क्या है? सेम अम्ल पाया जा रहा है। तो अभी हमने जाना कि टमाटर और अमरूद के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब हम जानते हैं चींटी के डंक में। चींटी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल, जो कि एक परबल अम्ल है। चींटी जब काट लेती है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक,
फॉर्मिक अम्ल एक परबल अम्ल है। कार्बन एंड उसके यौगिक में हम डिटेल में चर्चा करेंगे इनके ऊपर। H जिसका रासायनिक सूत्र होता है HCOH और ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र होता है यहां से आप बन जाएगा C2H2O4। ये है आपका ऑक्सैलिक अम्ल। तो इस अम्ल के कारण आप जैसा जानते हैं हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो एक माध्यम है वहां पर पीएच मान जो है 7 से 7.8 के बीच में हमारा शरीर कार्य करता है। तो आप ये भी समझ सकते हैं 7 तो होती है उदासीन पीएच यानी, और 7.8 जब हो जाएगी 7 से ऊपर तो क्षारीय माध्यम, यानी हमारे शरीर को सुचारू रूप से विभिन्न क्रियाओं को अंजाम देने के लिए कहीं ना कहीं क्षारीयता यानी क्षारीय माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब चींटी काट लेती है तो ये अम्ल है परबल अम्ल है, ये पीएच मान को कम कर देता है यानी पीएच मान वहाँ घटा देता है 7 से कम। तो इसीलिए वहां से आपको इरिटेशन होती है, जलन होती है जब चींटी काटती है और वहां से स्वेल कर जाता है। तो ये राज छुपा हुआ था इसके अंदर। अब हम बात करते हैं हाँ सिरकिक अम्ल। सिरकिक अम्ल किसे कहते हैं? एसिटिक अम्ल को हम सिरकिक अम्ल कहते हैं। एसिटिक अम्ल सिरका जो आप सलाद में इस्तेमाल करते हैं, सिरका हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, पाचन क्रिया को बढ़ावा देता है। सिरके का अम्ल CH3COOH। कार्बन एवं उसके यौगिक में मैं आपको IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में बताऊंगा कि नेमिंग कैसे करते हैं, कार्बन के यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। IUPAC वो नाम की पद्धति जो पूरी दुनिया में मानी जाती है। कॉमन भाषा में हम इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये कॉमन नाम है इसका, लेकिन इसका IUPAC नाम क्या है? 2 कार्बन है, इधर से गिनती शुरू करेंगे आप 1 2 तो ये बन जाएगा आपका इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इथेनोइक अम्ल और एसिटिक अम्ल दोनों एक ही बात है। इथेनोइक अम्ल यानी इथेनोइक एसिड। अब हम बात करते हैं इमली। इमली के अंदर जो आपको टेस्ट आ रहा है, स्वाद आ रहा है, वो आ रहा है टार्टेरिक अम्ल के कारण। इमली में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कई बार, काफी। ये रसायन विज्ञान वो था जो आपकी रसोई और आपके दैनिक जीवन में, आप मंडी में जा रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, तो वहां कौन सा रसायन विज्ञान छुपा हुआ है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही है। तो अभी हमने हल्का सा ओवरव्यू लिया है। अगले लेक्चर में इस चैप्टर की एक एक चीजों को मैं और बारीकी से समझने की हम सभी कोशिश करेंगे, और यकीनन अगली क्लास भी हमारी बहुत मजेदार होने वाली है। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।